जब भी आपने किसी भी अननोन कंपाउंड का एमएस स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई करना है तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आपने मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी को आपने फोकस करना है। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपने फोकस करना होता है कि मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर जो आयन पीक होती है उसकी m/z वैल्यू को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरह सेम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको काफ़ी सारा गैस मिल जाता है कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में। जो मॉलिक्यूलर पीक होती है उसकी इंटेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कंपाउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और कुछ की बहुत लो होती है और कुछ की तो बिल्कुल होती भी नहीं है, मॉलिक्यूलर आयन पीक मिस होती है। ये भी चीज़ आपने याद रख लेनी है। एंड थर्डली आपने देखना है कि डिफरेंट कंपाउंड्स में कौन सा जो आपके पास कीटाइन है उसकी फॉर्मेशन को स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकीटाइन का भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकीटाइन। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे जाकर डिस्कस करने, और काफ़ी हमने डिस्कस भी की कि अल्फ़ा क्लीवेज की वजह से स्टेबल हो रहा है या बीटा क्लीवेज है या इसके अलावा मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट है या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है, उसकी वजह से है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेस पीक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बेस पीक आपकी काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती है उस कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है, और आपने याद रखें कि किस कंपाउंड में किस टाइप की फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है और उसमें कौन सी बेस पीक होती है, यानी कि उसमें कौन सा जो कीटाइन होता है, फ्रेगमेंट कीटाइन होता है, वो स्टेबल होता है। अगर ये बातें आपने याद रख ली ना तो कोई भी कंपाउंड होगा आप उसकी फ्रेगमेंटेशन भी बना सकते हैं, पीक्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और उसी वक्त आप उसकी अननोन स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, एंड फिफ्थ पे आपको ये भी याद रख लेना चाहिए कि उस कंपाउंड की DBE का भी पता होना चाहिए, क्योंकि DBE भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता चल चुका है, आपको मॉलिक्यूलर पीक का पता चल चुका है, उसकी m/z वैल्यू का पता चल चुका है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप उस पर कार्बन 13 रूल लगा सकते हैं, आप उसकी DBE निकाल सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, ये बातें आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम मूव करते हैं वन बाय वन। अब जल्दी जल्दी थोड़ा मूव करते जाएंगे, क्योंकि अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका एक किस्म का प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस पार्ट है, और ये एग्ज़ाम में मास स्पेक्ट्रोमीट्री से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अगर हम PPSC की बात करें या KPPSC की बात करें तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है कि मेटास्टेबल आयन पीक क्या है, बेस पीक उसमें क्या होगी। तो ज़्यादा डीप लेवल का या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। बहरहाल अगर आप BS के स्टूडेंट्स हैं, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोर्स पढ़ रहे हैं और उस पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये आज का लेक्चर हमारा काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और स्पेशली ये जो लेक्चर है हमारा, तो ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो चुकी होंगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स, सबसे पहली बात कर लेते हैं इसकी DB। याद रख लीजिएगा, अल्केन की जो DBE होती है वो ज़ीरो होती है, ज़ीरो होती है। और सेकंड थिंग आपने याद रखना है कि अल्केन्स की कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने होगी, स्पेक्ट्रम होगा, इसमें हमेशा सक्सेसिव लॉस ऑफ CH2 ग्रुप होता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है सिंपली। तो यहाँ से CH2 की फ्रेगमेंट हुई, फिर फर्दर हुआ, फिर फर्दर हुआ, तो इस CH2 की फ्रेगमेंटेशन से ही आपकी मॉलिक्यूलर आयंस और फ्रेगमेंट जो कीटाइंस होते हैं उनकी पीक्स बन रही होती हैं। तो इसमें सक्सेसिव लॉस ऑफ CH2 होता है। ये दो बातें। तीसरी बात, मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। जनरली मॉलिक्यूलर आयन पीक इज़ लेस इंटेंस इन द अल्केन्स। जनरली अल्केन में ये इसकी इंटेंसिटी लो होती है। कंपैरेटिवली सिंपल अल्केन्स मॉलिक्यूलर इंटेंसिटी इज़ मोर एज कंपेयर टू द ब्रांच अल्केन्स। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अल्केन्स की जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है लेकिन छोटी सी होती है, और उसकी पीक इंटेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू दी अल्कीन, अल्काइन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। उनकी निस्बत इसकी जो पीक होती है, या आप कह लें एरोमेटिक सिस्टम की तरफ चले जाएं, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उनसे भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनसे भी ये बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास
एक सिंपल अल्केन है और एक ब्रांच अल्केन है, जिस तरह हम एसोमर की बात करते हैं। तो याद रखिएगा जो सिंपल अल्केन्स होती हैं उसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है वो ग्रेटर होती है, मोर इंटेंस होती है एज कंपेयर टू द ब्रांच। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? एक्चुअली होता ये है कि मोर पोर्शन ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल विल बी एक्सपोज टू द इलेक्ट्रॉन बीम। अगर उस मॉलिक्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इलेक्ट्रॉन बीम की जद में आ रहा है और इसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो इसका मतलब है दिस विल बी द अनस्टेबल। तो वो अनस्टेबल होगा तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी उसकी इंटेंसिटी लो होगी। नोट कर लें, क्योंकि ब्रांच होती है, ब्रांच का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज सरफेस होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रही होती हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसकी फ्रेगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी है वो लो होती है। मैं डॉटर की बात नहीं कर रहा, डॉटर की इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन देती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी मॉलिक्यूलर आयन पीक, नॉट दी फ्रेगमेंट पीक। ओके, इसी तरह ये मैंने बात कर दी है, रीज़न बता दिया कि सिंपल अल्केन्स में लेस पोर्शन एक्सपोज होता है टू इलेक्ट्रॉन बीम, और उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दी ब्रांच चेन। ओके, इन ब्रांच्ड अब हम बात कर लेते हैं फ्रेगमेंट आयन और मॉलिक्यूलर आयन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर हम ब्रांच की बात करें तो इसमें मोर चांसेस होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के, बिकॉज अब हमारे फ्रेगमेंट आयन बन रहे हैं, तो उसमें मोर चांसेस होते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस वजह से आपकी बेस पीक जो होगी वो सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन की वजह से होती है। तो ब्रांच में क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस ग्रेटर होते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी बेस पीक जो होती है वो सेकेंडरी या टर्शरी की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एन ब्यूटेन है और आगे जाके हम आइसोब्यूटेन ले लेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, तो इसकी जो बेस्ट बुक है एम यूनिस की बुक पे चले जाएं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है ये चैप्टर फ्रैगमेंटेशन। और उसके बाद अगर आपने और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कंपाउंड्स की, तो आप चले जाएं, पाविया की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर प्रेजेंट। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और आप एमएस के अच्छी समझ सकते हैं एमएस को, स्पेक्ट्रास को। ओके, ये हमारा कंपाउंड है, एन ब्यूटेन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 58 है। तो अब फ्रैगमेंटेशन कैसे पॉसिबल है? यहाँ से अगर फ्रैगमेंट होता है तो ये वाला पार्ट भी कार्बोकेटाइन बन सकता है, यहाँ से होगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, मिथाइल है, इथाइल है, और इसके साथ प्रोपाइल है। यहाँ पे देखें तो ये 15 पे पीक आएगी, 29 पे पीक आएगी। अब ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें ये भी प्राइमरी ही है, लेकिन अगर हम इसकी रीअरेंजमेंट की जाए, तो ये रीअरेंजमेंट की जाए, अगर ये मिथाइल ग्रुप इस जगह पे आ जाए और रीअरेंज, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एंड दिस इज द मोर स्टेबल। तो जब ये मोर स्टेबल होगा तो इस पे बेस पीक आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 43 के ऊपर बेसिकली अगर हम यहाँ से इसकी क्लीवेज करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसका जो कार्बोकेटाइन बनता है और इसको रीअरेंज करें तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की तरफ जाता है और ये इस पर बेस पीक देता है, और वो कितनी है? 43 है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एन ब्यूटेन की जो बेस पीक है वो कितने पे आती है? वो 43 m/z वैल्यू पे आती है, और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 29 पे भी आती है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी आ सकती हैं? अगर इनसे एक एक हाइड्रोजन निकलता जाता है कि इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे बम्बार्डमेंट कर रही थी जैसे बारिश ज़मीन पे पड़ रही हो या छत पे पड़ रही हो, तो वो इतनी ज़्यादा बीम्स होती हैं इलेक्ट्रॉन की, तो वो किसी भी जगह पे पड़ती रहती हैं, तो वहाँ से उसके टुकड़े बनाती जाती हैं। तो एक हाइड्रोजन निकल सकता है, तो 28 की भी पीक आएगी, 27 की भी पीक आ रही होती है। आगे स्पेक्ट्रा जाके देखें तो यहाँ पे देखें 58 पे बिल्कुल लो इंटेंसिटी पीक है, अल्केन्स को शो कर रही है। 43 पे इसकी बेस पीक है, अभी हमने देखा ब्यूटेन है, और 29 की भी पीक है, 28, 27 और 15 पे भी मिथाइल कीटाइन की पीक है। तो ये हमारी पीक है। इस तरह अगर आइसोब्यूटेन होगा, अगर यहाँ पे देखें दिस इज द ब्रांच, अब इसमें कुछ ब्रांचिंग आ चुकी है, लेकिन इस केस में जो अगर हम इसका स्पेक्ट्रा लें तो इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक हो सकती है मे भी थोड़ी सी ग्रेटर होगी, सॉरी, क्योंकि ये ब्रांच है तो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक थोड़ी सी क्या होगी? लेस होगी, क्योंकि दिस इज द ब्रांच सरफेस। और इस केस में भी आपका जो बेस पीक आएगी वो किस, यहाँ पे ये वाला मिथाइल ग्रुप निकलेगा
तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा और बेस पीक 43 पे आएगी, और इसकी जो मालिक्यूलर आयन पीक होगी वो क्या होगी, लो इंटेंस होगी एज कंपेयर टू दी एन ब्यूटेन। नोट कर लें इसको।